सर सुनाई नहीं दे रहा। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो, तो ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखा जा रहा था, पॉइंट बता दिए थे, 2 डायग्राम बनवा दिए थे। उसके बाद देखिए, देखो हम लोग ये जानते हो ना, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है? के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, बताया हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, कैटलिस्ट ऐड करने से के इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या मैं बोला? जनरली क्या होता है ना, टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू भी चेंज होगा और रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। ये समझ रहा है? टेम्परेचर चेंज करने से, बढ़ाने घटाने से के इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज होता है और रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है। बट अगर कैटलिस्ट ऐड करोगे तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज नहीं, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है? रेट कांस्टेंट चेंज होता है। कैटलिस्ट ऐड करने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा। कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ता है। तब हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। बट बट आपका के इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, वहां पर भी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखाया था कि ऑन एडिंग कैटलिस्ट वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज। तो क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि कैटलिस्ट ऐड करने से जितना के फॉरवर्ड बढ़ता है उतना ही के बैकवर्ड भी बढ़ता है। अगर मान लो कि पहले 5 था और ये 10 था, तो अभी क्या होगा? कैटलिस्ट ऐड करने से ना ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो दोनों का रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट रह जाता है। ये चीज समझा? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑन एडिंग कैटलिस्ट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस बट द के इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज। but on increasing temperatures value of both rate constant and k equilibrium will change। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं, on adding catalyst value of k equilibrium remain constant but value of rate constant increases। हम लोग जानते हैं k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है। हम अभी हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट को कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि हम टेम्परेचर का इफेक्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं ना। अभी हम कैटलिस्ट का इफेक्ट देखने चाहते हैं, तो टेम्परेचर अभी मेरे लिए कांस्टेंट है। अभी क्या करेंगे, जब हम लोग कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? चेंज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, आपने ग्राफ में देखा था। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, के डैश इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए डैश आर टी। ये क्या है? विथ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट ये होगा। विदाउट कैटलिस्ट यहां पर लिख देता हूं, विथ कैटलिस्ट, और ये क्या है?
विदाउट कैटलिस्ट। दोनों का अगर रेशियो ले, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों का रेशियो ले 2/1 करे, 2/1 करे तो क्या होगा, दैट इज k डैश अपॉन k, दैट इज इक्वल टू a और a कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा e टू द पावर, ये ऊपर में रहेगा, ये ऊपर में रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस लिख सकता हूं क्या, EA RT माइनस EA डैश RT, या इसको और थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, k डैश अपॉन k दैट इज इक्वल टू e टू द पावर, यहाँ पर 1/RT कॉमन है तो लिख सकते हैं EA माइनस EA डैश अपॉन RT, दोनों साइड ln ले लेते हैं तो फाइनल फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, ln k डैश अपॉन k दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA माइनस EA डैश अपॉन RT। k डैश क्या है, दिस इज द रेट कांस्टेंट आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट। इसी तरह से देखो ये डैश क्या है, ये डैश इज द एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में ये बिल्कुल बिल्कुल EA इज ग्रेटर देन EA डैश, कैटलिस्ट ऐड करने पर तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, K डैश और K में कौन बड़ा होगा, K डैश बड़ा होगा, क्योंकि कैटलिस्ट ऐड करने पर रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, लिखिए कैलकुलेट ln k डैश अपॉन k for a reactions at 27 degree Celsius, for a reactions at 27 degree Celsius if on addition of catalyst, if on addition of catalyst activation energy decreases by 30 किलोजूल। फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, कैलकुलेट k डैश अपॉन k for a reactions at 27 degree Celsius if on addition of catalyst activation energy decreases by 30 किलोजूल। चलो बनाओ, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, अप्लाई करो और आंसर बताओ। Sir, 1200. 1200 नहीं है, ऐसा तो आंसर नहीं है।
और सर मतलब 100 बाई आर 100 बाई 200 बाई है। अच्छा थोड़ा देखो 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 पहले क्वेश्चंस में इसका वैल्यू देखो, दोनों क्वेश्चन में बोल दिया कि ये माइनस ये डैश का वैल्यू 30 है। ये पहले समझ में आ रहा है या नहीं? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्टिवेशन कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज बाय 30 किलो जूल, मीन्स डायरेक्टली आपको ये माइनस ये डैश का वैल्यू दे दिया है। ये चीज समझ में आता है? तो ये दे दिया है देखो 30 किलो जूल अपॉन आर का वैल्यू 25/3 लेना है। किलो जूल में है, जूल में यही है ना। फिर टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 300, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 जीरो यहां से कैंसल, ये 25 और ये 30 और ये 3 से 3 कैंसल, कितना आ जाएगा 60/5। ये भी तो कैंसल होगा, 10 मीन्स 12 ना, 12 आ जाएगा। तो देखो सब चीज क्वेश्चंस में दिया हुआ है बट एक भी सही आंसर नहीं मिलता है। आया था 12। पता है ना, फिर 3 से 4 जो जब से क्लास खत्म होगा 1 घंटा, 1 घंटा आपका मतलब अभी तक चलेगा, जब तक लगे कि नहीं मुझे ये मैनेज हो जाए तब तक 1 घंटा भी चलेगा। क्या ज्यादा 1 घंटा, 1 घंटा क्या, या सैटरडे को 4 घंटा कर दूं, यही ठीक है। तो अगर 4 घंटा नहीं चाहता है तो थोड़ा थोड़ा खाना सीखो। चलो तो ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है, हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस मंथ का टारगेट था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म करना, तो देखो होता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इंटरेस्टिंग भी है। हर एक चैप्टर तो इंटरेस्टिंग होता है, ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे समझते हो। किसी की जो केमिस्ट्री लगता है कि बकवास सब्जेक्ट है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर केमिस्ट्री खराब लगा तो फिर फिजिक्स का क्या हाल होगा, फिजिक्स का। अगर इस चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स में जितना अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है, अगर उसको ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस लगभग 90% प्लस क्वेश्चन बन जाएगा, जितना ईमानदारी से पढ़ाया गया है। जगह देखते हैं दूसरे कोचिंग्स में भी क्या पढ़ाया जाता है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, काम वाला चीज बताया गया है।
क्या डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस है आपको? पिछले में क्या था दिक्कत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये कहते काइनेटिक्स में ना क्वेश्चंस कराया गया था? नहीं, टारगेट बैच है ना, टारगेट बैच है, तो टारगेट बैच में अगर देखेगा तो जो वहां पर स्पीड रहता है वही रहना चाहिए एक्चुअली। इलेक्ट्रो देखो, इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर्स में मेनली आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रिकल इंटर कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चीज से आप लोग बहुत ज्यादा एक्वेंटेड है। जैसे आपका मोबाइल फोन, उसमें बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी जब मोबाइल चार्ज में देते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जेंस होता है। जब आप चार्ज से निकाल देते हो तो क्या होता है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है जिससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और आपका फोन चलता है। तो आपका फोन में ही ये चैप्टर्स है समझो। तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, तो पहले लिख लो ये क्या होता है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज ए branch of physical chemistry which deals in interconvergence, which deals in interconvergence of electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy and vice versa। वाइस वर्सा। तो इस चैप्टर्स में मेनली यही चीज आप देखोगे। इस चैप्टर्स में देखो, बेसिकली इस चैप्टर्स को 3 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। ये लिख लिया ना, एंड वाइस वर्सा मींस अपोजिट भी। वहां पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्जेंस होगा, उसको भी देखोगे आप। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली इस चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक पहला होता है गैल्वेनिक सेल, या उसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसमें फैराडेज लॉ पढ़ोगे आप, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। फिर तीसरा पार्ट होता है दैट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। उसमें बहुत सारा चीज पढ़ोगे, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है दैट इज कोलरस लॉ बोलते हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पार्ट में इसको क्लास। और एक चौथा पार्ट अगर बोलोगे तो बैटरी है। बैटरी तो ओनली 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी का कुछ एग्जाम्पल, कुछ सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल, और उसमें कुछ रिएक्शन है, आपको रटना पड़ेगा। कैसे रटोगे वो बता दूंगा मैं। चलो, तो ये चैप्टर्स बेसिकली 4 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं इसको। तो एक एक सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उससे शुरू करेंगे। ये खत्म होगा। फिर इससे थोड़ा सबसे लेंदी जो होता है गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल्स में आप नर्स इक्वेशन पढ़ोगे, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। तो ये सब, ये आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर्स, ये सब चीजें से आप फैमिलियर हो जाओगे। समझ गया चीज? चलो, तो हम लोग अभी क्या ना, लिखो आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बेसिकली ये 2 टाइप्स होता है। डिफरेंस टाइप लिख लेना, कुछ डिफरेंस लिखा दूंगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल, और दूसरा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब ऐसे समझो,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, दोनों काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्जेंस होता है और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्जेंस होता है। इसका दो ब्रांच है, गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अभी ये लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और इसमें गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है, जब आप मोबाइल यूज करते हो तो क्या होता है, केमिकल, उसके अंदर केमिकल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें लिख लो, गैल्वेनिक सेल लिखो पहले, द सेल, डिफरेंस ऐसे कर लेना डिविजन, द सेल इन विच spontaneous redox reactions occur, spontaneous redox reactions occur in which chemical energy gets converted into electrical energy. लिख लिया, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिख लिया ना, इधर लिखो, द सेल इन विच non spontaneous redox reactions takes place with the help of electricity and in which electrical energy gets converted into chemical energy, in which electrical energy gets converted to chemical energy. देखो एक चीज ध्यान रखना कि गैल्वेनिक सेल्स में हमेशा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, अपने आप नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शंस करवाते हैं। ये चीज समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि उसके अंदर रिएक्शंस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जेंस होगा। यहाँ पर क्या है, आप जब मोबाइल यूज करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चलता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और जिससे मोबाइल आपका चलता है। ये चीज समझा। तो इसमें ध्यान रखना क्या, दो इंपॉर्टेंट बात, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए इतना। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है तो इसका डेल्टा जी का वैल्यू बताओ, इसका डेल्टा जी रिएक्शंस क्या होगा, निगेटिव होगा, तो लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट बात। और इसका डेल्टा जी रिएक्शंस पॉजिटिव है, इसलिए हमको इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें यह ध्यान रखिएगा, एनोड कैथोड का साइन चेंज होता है, इसमें भी दो डंडा लगा रहेगा, उसमें भी दो डंडा लगा रहेगा, दो। तो
इसमें एनोड कैथोड, उसमें भी एनोड कैथोड, बट उसका साइन अलग अलग। तो इसमें एनोड कैथोड क्या होता है ना, इस ध्यान रखना, एनोड और ये कैथोड। इसमें एनोड जो होता है ना, इसको याद करने के लिए आप लोन याद रखना, लोन। इसमें देखोगे जब इसका डायग्राम बनाएंगे ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, मतलब इसमें एनोड क्या होगा, निगेटिव होगा, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो इधर देखना, इसमें जस्ट उल्टा कर देना इसका, एनोड यहां पर पॉजिटिव होगा और कैथोड आपका नेगेटिव होगा। अगला पॉइंट दोनों के लिए सेम है, मतलब ये अभी से ध्यान रखोगे आप कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज समझा। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट दोनों के लिए सिमिलर है कि एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दोनों पॉइंट में, दोनों में लिख लेना ये, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर भी लिख लेना, इधर भी लिख लेना, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, चाहे गैल्वेनिक सेल्स हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, ताकि आप गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के डिफरेंस समझ सके, इसलिए बताया गया। अब आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, लिखो, द सेल इन विच, द सेल इन विच, द सेल in which process of electrolysis, process of electrolysis, electrolysis is carried out, is carried out, process of electrolysis is carried out, is called electrolytic cell। मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरिड करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, द सेल, इसको दूसरे तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, द सेल इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, द सेल इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, oxidation and reduction reactions takes place by using electricity, by passing electricity, by passing electricity। तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हम लोग कैरिड करवाते हैं। कैसे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, क्योंकि इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैरिड होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या समझते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या समझते हो बताओ। जैसे होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना, और मतलब
कैसे ब्रेक करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ब्रेक करेंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? पानी का यूज करके, वाटर का यूज करके ब्रेक करेंगे किसी भी चीज को। इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहां पर लिख लेना, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब लिख लेना ब्रेकिंग ऑफ, लिख लेना ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है समझ में आ गया। अब उसके बाद लिखो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला कंपोनेंट, तो इसको कराने के लिए एक टैंक चाहिए, टैंक। तो पहला लिखो, पहला कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। देखो एक टैंक बना ले रहे हैं। ये टैंक हो गया, क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और ये टैंक ना नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, तो ये भी लिख लो, ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, तो ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। मतलब उसमें जो डंडा लगाते हैं ना, उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है? कैथोड। अभी से ये साइन धीरे धीरे याद हो जाएगा। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म होते होते ये चीज आपको याद हो जाएगा। फिर भले 1 महीना के बाद आप भूल जाएं, 1 महीना के बाद याद कैसे रखेगा? उसका एक ही रामबाण उपाय है, रिविजन्स। चलो, तो ये मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर 2 डंडा लगा देंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपको मेटलर्जी में भी हेल्प करेगा। मेटलर्जी में भी हम लोग यही सब यूज करते हैं। चलो ये तो दूसरा कंपोनेंट समझ गया। एक को बोलते हैं, एक है आपका एनोड। ये मान लो कि एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, और ये कैथोड है, कैथोड मतलब निगेटिव। मतलब इसका पोलरिटी निगेटिव होगा, इसका पोलरिटी पॉजिटिव होगा। अब ये देखो तीसरा कंपोनेंट है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैसे? दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? या तो कोई बैटरी यूज कर लो, गैल्वेनिक सेल यूज कर लो। गैल्वेनिक सेल्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। गैल्वेनिक सेल का क्या काम है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो इसके लिए हम गैल्वेनिक सेल यूज कर लेंगे। गैल्वेनिक सेल, या ब्रैकेट में बैटरी लिख लेना। बैटरी काम करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। चलो, तो यहाँ पर बैटरी लगा देता हूं। तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है छोटा वाला। बैटरी भी लगा दिया। चौथा कंपोनेंट क्या होता है? जिसके अंदर कुछ डालेंगे ना, कैसे कंडक्ट करेगा?
तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे इसके अंदर। जैसे आपको ये सुने होंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ब्राइम सॉल्यूशन जिससे क्या मिलता है? कॉस्टिक सोडा बनता है, NaOH बनता है। तो उसमें भी यही काम होगा। तो अभी समझा दूंगा, वहां पर नहीं बताऊंगा, वहां पर रिएक्शन लिखना भी सीख जाओगे, कैसे NaOH बनता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, तो यहाँ से ही सीखोगे आप। जैसे इम्प्योर कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो यही प्रोसेस से करते हैं। एनोड को हम मोटा ले लेते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड आपका, एनोड ऑक्सीडेशन, हाँ, एनोड आपका इम्प्योर कॉपर होता है और कैथोड आपका प्योर कॉपर होता है। क्या होता है फिर? एनोड से जो भी इसमें कॉपर रहता है ना, वो कैथोड के ऊपर डिपोजिट होता जाता है। तो यही प्रोसेस होता है वहां पर। ये मेटलर्जी में पढ़ोगे आप प्रोसेस सब, बट प्रोसेस सब एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। बट यहाँ पर वो चीज नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे तो लेंदी हो जाएगा चैप्टर्स। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइट मेनली जो यूज करेंगे ना, क्या सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? सॉलिड NaCl यूज करेंगे? नहीं, वो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या, कैसे हम लोग यूज करेंगे? मोल्टेन। और मोल्टेन मतलब क्या? जैसे NaCl के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको मेल्ट करवा दे, मतलब उसमें पानी नहीं होगा। जैसे आयरन मोल्टेड आयरन नहीं देखे होगे, मेल्ट, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, लावा ये सब देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है? ये मोल्टेन रहता है, उसमें पानी नहीं रहता है। मोल्टेन मतलब मेल्ट करा, आयरन को मेल्ट करा देंगे ना तो मोल्टेन फॉर्म में बन जाएगा। मोल्टेन और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। मतलब जैसे NaCl होगा तो Na+ भी होगा और Cl- भी होगा। तो मतलब यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ, इसके अंदर कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा ना। जैसे NaCl तो Na+, सॉरी कैथोड नहीं, केटायन और एनायन बोलना चाहिए। अगर NaCl है तो Na+ केटायन है और Cl- एनायन है, तो इन जनरल केटायन एनायन लिख दिया। चलो, सब काम, चारों काम हो गया। अब क्या होगा? ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगा कैरिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी है हम। तो अभी क्या होगा ना, ये जो केटायन है, केटायन किधर मूव करेगा? केटायन प्लस चार्ज इसके ऊपर है तो माइनस की तरफ मूव करेगा। और ये किधर मूव करेगा? देखो, ये जो एनायन है एनोड की तरफ मूव करता है और ये जो केटायन है कैथोड की तरफ मूव करता है। हमेशा सेम वाला के पास मूव करता है। केटायन मतलब केटायन भी C से शुरू होता है, किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर कभी भूल जाए साइन तो ऐसे याद रखे, इतना तो याद रहेगा, एनोड का साइन पॉजिटिव होता है, तो किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। ये क्या है? दिस वन इज एनायन। एनायन पर क्या साइन होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव किधर जाएगा? ये एनोड की तरफ जाएगा। उसका साइन भी पता कर सकते हो। तो यही कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये भी ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये भी लिख लो वहां पर, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? इसका दो एस्पेक्ट है, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच और एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब क्या? क्वांटिटी बताना मतलब क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे कि ये जो एनोड और कैथोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ना, तो उसका बताएं, उसको आपको
मास पूछ लेगा, मोल्स पूछ लेगा, इक्विवेलेंट पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, अगर गैसेस होगा तो वॉल्यूम पूछ लेगा। तो पहला तरह का क्वेश्चन क्या होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब आपको क्वांटिटी बताना है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस डिपोजिट होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपोजिट होगा तो उसका मास बताओ, मोल्स बताओ, वॉल्यूम बताओ। ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिससे आपसे अमाउंट, वॉल्यूम, मोल्स ये सब बारे वगैरह वगैरह पूछेगा। दूसरा एस्पेक्ट होता है दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या क्वालिटी बताना है। क्वालिटी मतलब क्या, यहाँ पर ये पूछेगा कि एनोड पर कौन सा सब्सटेंस डिपोजिट होगा। अमाउंट अभी नहीं पूछेगा, आपको कौन सा सब्सटेंस, ऑक्सीजन रिलीज होगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा, क्लोरीन रिलीज होगा, इन दोनों के ऊपर यही बताना है ओनली। क्या मैं बोला, तो इसको लिखो, नेक्स्ट हेडिंग देना। नेक्स्ट हेडिंग दो ही तरह का इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, टू टाइप ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग दे दो, टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला है दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब ये क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी। तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लो एक लाइन, टू डिटरमाइन क्वांटिटी, टू डिटरमाइन क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख लेना मास, मोल्स, वॉल्यूम, इक्विवेलेंट, डैश कर देना, ब्रैकेट क्लोज, टू डिटरमाइन quantities of various product formed at anode and cathode, during electrolysis by using Faraday's law. By using Faraday's law, Faraday's लिख लोगे ना, ये Faraday's वैसा फिजिक्स में भी मिलते होंगे, मिलते होंगे, इनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। मतलब आप लोग को बहुत तंग करते हैं ना, या फिजिक्स में टेस्ला साहब भी मिलते होंगे, टेस्ला, करंट में ना, करंट, अच्छा मैग्नेटिक, ये कौन है, चलो। तो ये पहला एस्पेक्ट समझ में आ गया, पहला एस्पेक्ट। दूसरा दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताना है। तो इसमें लिख लो एक लाइन, लिख लेना, टू डिटरमाइन क्वांटिटी, हाँ, टू डिटरमाइन क्वालिटी, क्वालिटेटिव है ना, तो क्वालिटी बताएगा। दैट इज प्रोडक्ट formed or produced
product formed or produced at anode or cathode during electrolysis मतलब यहाँ पर सेकेंड एक्सपेक्ट इसका यही हुआ कि यहाँ पर अगर कोई गैस होगा तो ये कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा कि हाइड्रोजन होगा, ये बताना है आपको। या यहाँ पर सोडियम डिपोजिट होगा कि मैग्नीशियम डिपोजिट होगा, ये सब बारे में बताना है। इसमें क्वांटिटी नहीं बताना है, क्वालिटी बताना है। ये समझा? ये दो एस्पेक्ट क्या होता है। तो यही ये दोनों डिस्कस कर लिए तो आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब चैप्टर्स मतलब ये पार्ट जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखे दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इसके बारे में डिस्कस पहले करते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, और उसके नीचे फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखना, उसके नीचे फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो इसमें लिख लीजिएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और इवॉल्व, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और evolved at particular anode or cathode during electrolysis is directly proportional to the current flown to it or charge फिर से बोल दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोन की तरह जगह पास भी लिख सकते हो अगर दिक्कत है इसमें तो, करेंट फ्लोन टू इट और चार्ज फ्लोन टू इट। देखो फैराडेज लिख लिया ना, अब इसको समझो, ये यही बोलना चाहते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या इवॉल्व होगा इसके ऊपर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना डिपोजिट होगा कितना इवॉल्व होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द कितना आप करंट पास कर रहे हैं, ये बोला गया। या ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू चार्ज। और हम लोग ये तो जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। ये ध्यान रखना कि इसमें करंट जब भी यूज करना है, मिली एम्पियर में दिया रहे कुछ में दिया रहे, आपको क्या चीज में यूज करना है, एम्पियर में। ये चीज ध्यान रखना कि करंट को हमेशा एम्पियर में यूज करना है, टाइम को हमेशा सेकंड में यूज करना है, चाहे आवर में दिया रहे मिनट में दिया रहे, आपको सेकंड में यूज करना है। और ये क्या क्यू क्या होता है, इसका यूनिट कूलम्स होता है, तो ये हमेशा कूलम्स में यूज करना है। चलो, तो यहां पर अगर दोनों को हम कंबाइन कर दो तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू जेड क्यू, या हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे W इज इक्वल टू ZIT। समझ गया ये चीज।
तो अब यहाँ पर जेड के बारे में जानना पड़ेगा आपको, ये जेड क्या है। तो ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज का, दैट इज W इज इक्वल टू जेड क्यू, या क्यू के जगह आप IT भी यूज कर सकते हो। I करंट है एम्पियर में, T टाइम है सेकेंड में, और क्यू यूज करोगे कभी कभी डायरेक्टली कूलम्स दे देते हैं, चार्ज दे देते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको करंट दिया और बोल दिया कि इतना सेकेंड के लिए पास किए, तो भी हम कितना सब्सटेंस डिपोजिट होगा या इवॉल्व होगा निकाल लेंगे। चलो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जेड के बारे में जान लेते हैं। तो जेड क्या है, जेड को क्या बोलते हैं बताओ। हाँ, तो जेड एक कांस्टेंट है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या, तो लिख लो, जेड इज ए कांस्टेंट known as electrochemical equivalent electrochemical equivalent ECE, electrochemical equivalent। इसमें एक पॉइंट और लिखना, electrochemical equivalent of substance and its value is different for different substance, and its value is different for different substance। उसे कंटिन्यू करो, and it depend on equivalent weight of substance, and it depend on equivalent weight, ब्रैकेट में E कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट को E से डिनोट करते हैं, equivalent weight of substance। देखो, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये तो बता दिया, जेड के बारे में बता दिया कि जेड एक कांस्टेंट है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और फिर ये जो होता है हर एक सब्सटेंस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, और ये मेनली इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे जब यहाँ पर देखो, हम लोग अगर 1 कूलम चार्ज पास करा दे तो क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड विल बी इक्वल टू, ये जेड हो जाएगा। या हम लोग बोल दे 1 एम्पियर करंट पास करे 1 सेकेंड के लिए, तो उस केस में भी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डिपोजिट होंगे दैट विल बी इक्वल टू ग्राम, ये दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये लिख लो, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स ECE, electrochemical equivalent is defined as the mass of that mass, ऐसे लिखो, that mass of substance deposited or evolved when 1 coulomb charge is passed, 1 coulomb charge is passed, or 1 ampere current is passed for 1 second, or
1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। चलो समझ गया ये चीज। चलो जेड से इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा अभी। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ जेड, कैलकुलेशन ऑफ जेड, कैलकुलेशन ऑफ जेड। तो एक दिन आता पीछे, तो एक दिन आता है, एक दिन गैप करता है, क्या हुआ? क्या? घर गया था। तू बीमार थी। तू तो चल, कभी मन हुआ तो घूर कर आ गया, कभी मन हुआ तो नहीं है। चलो ये भी कभी कभी चेक करना जरूरी है, क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है। या बंद तो नहीं हो गया? बंद हो गया तो फिर रिफंड लाओ, वही प्रोसेस लेना है ना। और एक जेई मेंस वाले कौन था? जेई मेंस, अच्छा आप ये जेई मेंस वाले। तो एग्जाम के कब है? 26 को लास्ट। तो ये अगल बगल ही सेंटर रहता है ना, किस कहाँ सेंटर में? विधान नगर में कहाँ है कंप्यूटर्स? टीसीएस, टीसीएस विधान नगर में? टीसीएस तो गीतो विधान है। तो विधान नगर, वो गीतो विधान भी विधान नगर में है। विधान नगर बहुत बड़ा है। तो विधान नगर वही आसपास, जहाँ जहाँ कोचिंग पहले था उसी के आसपास है। हाँ गीतो विधान, मतलब पहले जो कोचिंग था ना तो पूरे सॉफ्टवेयर से घिरा हुआ था। बगल में बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनी, टीसीएस भी बगल में था, विप्रो भी बगल में ही था, फिर कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट भी बगल में था, बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनी और भी एक बगल में था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोचिंग से इधर जाओगे तो लेक टाउन, लेक टाउन में बहुत सारा कोचिंग मिल जाएगा। लेक टाउन इधर है। इधर जाओगे तो फूल बागान, फूल बागान में भी कोचिंग से आकाश है, आकाश का बहुत बड़ा सेंटर है। फिर इधर चले जाओगे बगल में रेजोनेंस, ये बगल में। उसके आगे चले जाओगे तो फिर जी लगता है हमेशा बंद होना चाहता है क्या? ভুলে যাও তারপরে আরো কিছুদিন যাও তারপরে বলে কি কাছাকাছিও পাওয়া যাবে না খুঁজে। चलो तो यहाँ पर कोचिंग से, जैसे फूल बागान में और बहुत सारा कोचिंग है, बहुत फूल बागान में बहुत सारा कोचिंग्स है। यहाँ पर मोशन आ गया है, फिर और कोचिंग्स, एक और सा कोचिंग नाम भूल जाता हूँ। उतना आप लोग को पता नहीं होगा, सब इसको कोचिंग के बारे में जानता है नहीं, तो हमको कहाँ इसके बारे में आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोलकाता में 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल 2018 से रह रहा हूँ, 2018, 19, 20, 21। क्या? हाँ रख दिया, जैसे रेजोनेंस, अच्छा मोशन फिजिक्स, पिनाकोल कोचिंग, ये भी नाम है पिनाकोल। ये रिएक्शंस पढ़ोगे, पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएक्शंस ऑर्गेनिक में, तो भी वहाँ पर भी नाम है। तो अब देखो जिस चीज से रिलेटेड है, कोचिंग फील्ड से रिलेटेड है, केमिस्ट्री फिजिक्स से, उसी से एलामिन में तो हाँ, उसमें भी उस पीछे उसमें वो रेसिडेंशियल है, आई थिंक सो। कोलकाता में तो पहले पाथ फाइंडर एक चलता था, उसी में चलते हैं एलामिन। और कौन सा कोचिंग? एलामिन का तो नाम पिछले बार बच्चे थे तो बताते थे कि एलामिन में मैं एग्जाम दिया था वगैरह वगैरह बताते थे।
टेस्ट देकर जाता है। अच्छा, हाँ तो होता ही है। अच्छा है, मतलब क्वालिटी जैसे यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल था ना, जब वेस्ट बंगाल नीट था वो अच्छा था, लेकिन जब से ऑल इंडिया हो गया वेस्ट बंगाल ज्यादा नहीं निकलता। जैसे इसके पहले ये पाथफाइंडर भी यहाँ कोलकाता में बहुत अच्छा रन होता था, बट अभी उसका मार्केट बहुत खराब हो गया। पाथफाइंडर कोचिंग से सर वॉइस का भी हो गया, रनिंग का भी थोड़ा हो रहा है, मार्केट डाउन हो गया। दो लोग सीट तो नहीं खरीद सकते, पहले तो सेंटर सब कोचिंग सीट खरीदता है, कौन अलाविंग तो पिछली बार वो लोग 40 स्टूडेंट बैठा था, 40 मीडियल थोड़ा था। तो ये फॉल्स दिखाता है या सही में? सही में सर आपका नहीं मीडियल थोड़ा था। हाँ तो निकाल भी सकता है, ऐसा नहीं है कोई। सेंटर खरीद सेंटर ही खरीद ले। मतलब यहाँ पर सब चीज पॉसिबल है, सब चीज अगर पैसा है ना तो सब चीज पॉसिबल है। जैसे आपका एलेन है, वो भी तो क्या, वो जो उनके पास पहले ही पता रहता है। जैसे ये जो ये पिछले बार का जो फर्स्ट टॉपर जो था, ये बच्चा था, शोएब था, तो उसके हम लोग को 4-5 दिन पहले, रिजल्ट निकलने के 4-5 दिन पहले हम लोग को पता था कि टॉपर होने वाला है। तो वो सब पहले ही पता चल जाता है, कौन टॉपर होने वाला है, क्या होने वाला है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या क्या हम लोग बोलते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ जेड। देखो पहले ये समझो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो 1 मोल पर कितना चार्ज होगा, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करेंगे। तो ये डायरेक्टली लिखता हूं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वैल्यू याद कर लेना, 96500 आएगा। और इनमें फैराडे साहब का कंट्रीब्यूशन था, इसलिए इसको 1 फैराडे भी बोलते हैं। मतलब ये भी ध्यान रखना, दैट इज 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। ये चीज याद रखना है आपको। चल लिख लिया। जैसे अगर मैं, देखो यहाँ पर पहले प्रैक्टिस कर लो, अगर मैं बोलूं कि 2 फैराडेज इज इक्वल टू, अगर कूलम्स के टर्म्स में बात करूंगा तो क्या होगा, दिस वैल्यू इनटू 2। अगर मैं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करूंगा, दैट इज चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 फैराडे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम्स। इसी तरह अगर 96500 कूलम्स को फैराडेज में बदलना है, क्या करोगे, मतलब दोनों चीज से आप कंफर्टेबल होना चाहिए। 96500 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर
कितना फेरेडेज हो जाएगा कैंसिल, कितना टाइम में होगा 10 टाइम में, दैट इज 0.1 फेरेडेज। या हम लोग बोल सकते हैं दैट इज चार्ज ऑन 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब एक दूसरे से कन्वर्ट करने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वक्त आपको ये सब का यूज पड़ेगा। जैसे अगर पूछ दूं आपसे कि 9.65 कूलम्स इज इक्वल टू हाउ मच फेरेडेज, तो बताओ 9.65 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच फेरेडेज। तो उसको हम 96500 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताओ। 10⁻⁻⁴। चलो तो 10⁻, लिख देता हूँ 10⁻⁻⁴ फेरेडेज। तो ये चीज सीख गया कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेरेडेज एंड दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जो ये बार बार यूज होगा, दैट इज 1 फेरेडेज। लिखो 1 फेरेडेज ऑफ चार्ज, 1 फेरेडेज ऑफ चार्ज always deposit or liberate one equivalent of substance, one equivalent of substance on particular electrode मतलब ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस बनाने वक्त बार बार यूज करूंगा कि जब भी आप कभी भी किसी भी रिएक्शंस में अगर आप एक फेरेडेज 96500 कूलम चार्ज पास करोगे तो हमेशा क्या 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ये समझा? ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आगे, प्रूफ भी कैसे ये 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। बट इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, देखो अगर मैं 0.1 फेरेडे चार्ज पास करूंगा तो कितना इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, तो कितना सब्सटेंस, तो ये 0.1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अगर मैं 965 कूलम चार्ज पास करूं तो कितना इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा बताओ। तो पहले इसको फेरेडे में बदलो, फेरेडे में बदलने आता है, फिर फेरेडे से हम इक्विवेलेंट में बात करेंगे। तो इसको फेरेडे में बदलें तो इसको 96500 से डिवाइड करो 10⁻², तो दैट इज इक्वल टू 10⁻² इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज अगर आप एक फेरेडे चार्ज पास करोगे तो एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। दिमाग में रहेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये दो फॉर्मूला आएगा, ये दो फॉर्मूला ये रिडॉक्स रिएक्शन से उठाया गया है। तो मैं बोला था रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए वहां पर इक्विवेलेंट वहीं पर मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वहीं पर मिलेगा। तो ये सब चीजें वहां पर इसलिए मैं बोलता था कि वो चैप्टर पढ़ना है आपको। अब ये आप पढ़े हो या नहीं, चलो तो अभी नेक्स्ट 1 इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर्स होता है। ये फॉर्मूला यूज होगा अभी। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको E मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर्स होता है। ये भी फॉर्मूला यूज होगा। और ये तो जानते हो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट
वेट अपॉन, जैसे मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं मोल दैट इज वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट के टर्म्स में हम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं, जैसे मोल में मोलर मास, तो इक्विवेलेंट में क्या, इक्विवेलेंट मास। तो ये भी ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं, ये बताओ मास ऑफ, या रुक जाओ, 1 मोल, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो क्या बोलोगे 23 ग्राम मोलर मास। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट, रुक जाओ, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी पहले ये बेसिक समझो। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम तो क्या बोलोगे 23 ग्राम। अगर मैं ये पूछूं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल के केस में क्या आता है, मोलर मास, मोलर मास, तो इक्विवेलेंट के केस में क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट। फिर से मैं बोलता हूं, ये सब नहीं तो दिक्कत करेगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू मोलर मास। इसी तरह 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। चलो ये आगे यूज आएगा, इसलिए मैं अभी बता दिया। ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, देखो कि 1 फैराडेज इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। अगर 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई ग्राम, अभी बताया। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम, ई ग्राम। ई द ई क्या है, ये लिख लो, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। चलो तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अगर हम 96500 कूलम चार्ज पास करेंगे तो क्या होता है, ई ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। देखा ना ऊपर में तो ये लिखा हुआ है, इतना चार्ज पास करेंगे तो ई ग्राम डिपॉजिट होगा। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करूं तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और अगर याद करो जेड के बारे में थोड़ा सा याद करो, ये बताए थे कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसी को जेड बोलते हैं। लिखा हुआ है ना, देख लो, अगर नहीं लिखा हुआ तो भूल गए हो तो जेड का फॉर्मूला आ गया। देखो जेड का फॉर्मूला तक लाने के लिए कितना स्मूथली से लाया गया है, नहीं तो इक्विवेलेंट वेट है ना, ये बहुत परेशान करता है। आप लोग का थ्रेशोल्ड एनर्जी है या खत्म हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी? चलो तो ये हो गया ना, ये समझ में आ गया। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर्स, कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा एन फैक्टर्स के बारे में बात कर ले। एन फैक्टर्स ऐसे तो रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट है, एन फैक्टर, बिना एन फैक्टर का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं एन फैक्टर्स के ऊपर। एसिड के केस में एन फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस। बेस के केस में इन जनरल बात करूं, नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस्ड।
या नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्ट जो करता है, दूसरे टर्म्स में बात करें। और ये अगर सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट का फैक्टर्स क्या होता है, दैट इज द चार्ज ऑन केटायन देख लो या एनायन देख लो। इसी तरह आयंस का फैक्टर्स क्या है, कैसे निकालते हैं, चार्ज देख लो सिंपली। इसी तरह मतलब इतना चीज आपको, तो चलो एक बार लिख देता हूं एन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बात करें। डिटेल्स एन फैक्टर्स के बारे में तो आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में, बट इतना हम बता देंगे जिससे आपका काम चल जाए। एन फैक्टर्स, एसिड, एसिड का एन फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस। जैसे एग्जांपल HCl का एन फैक्टर्स 1, H2SO4 का एन फैक्टर्स 2, H3PO4 का एन फैक्टर्स 3, फिर H3PO3 का एन फैक्टर्स 2, H3PO2 का एन फैक्टर्स 1। ये तीनों तो आई थिंक सो 3-4 बार बता चुका हूं। इसका बेसिसिटी 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। भूल गए तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को देखो, उससे कम एक बेसिसिटी। ऑक्सीजन 4 है तो 3, ऑक्सीजन 3 है तो 2, ऑक्सीजन 2 है तो 1। इसी तरह बेस, बेस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस, या दूसरे टर्म्स में नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड। जैसे एग्जांपल कुछ बात कर लेते हैं, जैसे अगर NaOH की बात करें तो 1, MgOH होल 2 की बात करें तो 2। तीसरा ब्रांच इसका सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। 10th क्लास में पढ़े होगे ना। अम्ल, हिंदी में उसको बोला था अम्ल क्षार लवण। लवण मतलब सॉल्ट, क्षार मतलब बेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रो रसायन, विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। हाँ चलो, हमको भी नहीं आता है हिंदी। चलो, सॉल्ट का फैक्टर्स क्या होता है, दैट इज द नंबर, ऐसे देखो, चार्ज ऑन केटायन, टोटल लिख लो यहाँ पर, टोटल चार्ज ऑन केटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन। जैसे एग्जांपल सोडियम सल्फेट, केटायन के ऊपर टोटल चार्ज +2, एनायन के ऊपर टोटल चार्ज -2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। किसी के केटायन के ऊपर देख लो टोटल चार्ज, एनायन के ऊपर टोटल चार्ज देख लो। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम फॉस्फेट, एन फैक्टर्स केटायन के ऊपर जो आपका फेवरेट है, केटायन फेवरेट है या एनायन फेवरेट है, जिसके ऊपर देखो, केटायन के ऊपर देखोगे, इसको हम तोड़ेंगे तो 3Ca2+, केटायन के ऊपर +6 चार्ज, एनायन के ऊपर -6 चार्ज, तो एन फैक्टर कितना 6। तो हो जाएगा या नहीं, उतना अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इसको मत मल्टीप्लाई कर देना, ये सल्फेट है, 2 × 1 करोगे। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 × 1, 2 1 का एलसीएम 2 ही होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। चलो, तो ये तीसरा ब्रांच। चौथा क्या है, चौथा है दैट इज आयंस। आयंस का एन फैक्टर्स क्या होता है, चार्ज ऑन आयंस। तो चलो, इसका जैसे कोई अगर एल्युमिनियम, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, मैग्नीशियम 2, सोडियम 1, आयरन
चलो तो n फैक्टर्स के बारे में इतना हाँ एक चीज और, इसका n फैक्टर्स अभी से ध्यान रखो। H2 Cl2 और O2 ऐसे रिएक्शन लिखूंगा तो वहां पर भी n फैक्टर बताऊंगा। इसका अभी से n फैक्टर ध्यान रखिएगा 224, हाइड्रोजन का H2 का n फैक्टर 2, क्लोरीन का 2, ऑक्सीजन O2 का 4, यहाँ पर 1 2 का 4 नहीं 2 का 4। चलो तो ये भी ध्यान रखना है। तो इतना n फैक्टर्स के बारे में अगर ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर्स निकल जाएगा, आपका काम निकल जाएगा। और डिटेल्स में तो n फैक्टर्स के बारे में आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बताया गया, उसको पढ़े आप। अगर n फैक्टर्स नहीं आता, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का जान अगर पूछा है ना, जान n फैक्टर ही है। अगर n फैक्टर्स नहीं आता है तो इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते हो। कोई भी चीज n फैक्टर्स नहीं आता है तो आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो। तो n फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए भी और रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए भी, और भी जगह जगह पर यूज होता है। चलो अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से मिला देता हूं। टाइम हो गया? टाइम कहाँ हुआ? 45 15 में आए थे ना। 15 से 1.5 घंटा कितना होता है वो जोड़ो। 11:45। चलो ज्यादा पढ़ लिया क्या? धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे, फास्ट भी नहीं जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो अब पढ़ाते नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन देखो आप। जेड निकलवाना सिखाते हैं। ZNA+ निकाल कर बताओ मुझे। ZNA+ कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? चलो ZL3+ निकालो ताकि आपको फॉर्मूला याद हो। Z ऑफ O2 निकालो, Z ऑफ Cl2, Z ऑफ NaOH, तो हो गया होगा, आई थिंक सो। हो गया। ये सब हल्का हल्का इजी इजी। देखो 27/3 96500 कैलकुलेट कर लीजिए। ये O2 32/4 अभी बताया एन फैक्टर्स अपॉन 96500। ये 71/2 और ये कितना आता है? 23 24 40/1/96500। चलो तो अभी इतना छोड़ देते हैं, मतलब 3 to 4 जब भी 1 घंटा होगा तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 चैप्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। Thank you, sir.